नमस्कार साथियों, विंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं दिनेश और आप मेरे साथ में हैं हिंदी विषय की अगली क्लास पढ़ने के लिए। अभी तक अपन ने स्वर संधि और व्यंजन संधि के 10 नियम अपन ने देख लिए हैं। स्वर संधि को अपन ने पूरी तरह से पढ़ लिया है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन संधि के अगले नियम। क्या अगले नियम किस प्रकार के बनेंगे? अपन ने लास्ट क्लास के अंदर क्या बात की थी? अपन ने लास्ट क्लास के अंदर बात की थी, लास्ट क्लास के अंदर अपन ने 10 नियमों की बात कर ली है। मैं एक बार उन सभी नियमों को एक बार पुनः देखते हुए फिर अपन आगे की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। अपन ने पढ़ा था व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का पहला नियम अपन ने क्या पढ़ा था? पहला अपन ने नियम पढ़ा था कि पहला आए, पहले के बाद में क्या आए? सगोश आए तो पहला किस में चला जाएगा? पहला चला जाता है तीसरे में। और सगोश में भी दो चीजों को आपको छोड़ना है, पांचवा और हा को आपको छोड़ना है। किसको छोड़ना है? एक आपको पांचवा छोड़ना है, एक आपको छोड़ना है ह। नियम क्या है? नियम कह रहा है कि पहले के बाद में सगोश आए तो पहला किस में चला जाएगा? तीसरे में चला जाएगा। फिर अपन ने नियम पढ़ा अगला कि पहला आए, पहले के बाद में हा आए तो पहला चला जाएगा तीसरे में, और हा है ये हा चला जाएगा इस तीसरे के चौथे में। ठीक है। फिर अपन ने अगला नियम पढ़ा था कि पहला आए, पहले के बाद में क्या आए? सगोश आए। सगोश में भी दो चीजों को छोड़ते हुए दो चीजों में से एक चीज छोड़ी अपन ने, हा का क्या नियम बनता है वो अपन ने देख लिया। फिर अगली चीज अपन छोड़ने जा रहे हैं पांचवा वर्ग। तो आइए देखते हैं पांच वर्ग का क्या नियम है कि पहला है, पहले के बाद में पांचवा वर्ग आए तो पहला किस में चला जाएगा? पहला चला जाएगा पांचवे में। फिर अपन ने नियम पढ़ा था अगला नियम अपन ने पढ़ा था कि तीसरा आए और तीसरे के बाद में क्या आए? अगोश आए। तीसरे के बाद में क्या आए? अगोश आए तो ये तीसरा किस में चला जाएगा? ये तीसरा चला जाएगा पहले में। अगोश में भी एक चीज को अपन छोड़ रहे हैं। किसको छोड़ रहे हैं? इष्टक को छोड़ना है। आइए देखते हैं कि इष्टक को छोड़ा तो इष्टक का क्या नियम अलग से है। नियम आपका ये है कि तीसरा आए और तीसरे के बाद में क्या आए? इष्ट आए। तीसरे के बाद में क्या आए? इष्ट आए तो ये तीसरा किस में चला जाएगा? तीसरा चला जाएगा पहले में। और इस सा का क्या हो जाएगा? इस सा का हो जाएगा लोप। फिर अगला नियम अपन ने पढ़ा, अगला नियम पढ़ा कि स्वर आए, स्वर के बाद में छ आए तो किसका आगमन हो जाता है? च का आगमन हो जाता है। क्या है? स्वर आए, स्वर के बाद में छ आए तो च का आगमन हो जाता है। फिर अपन ने अगला नियम पढ़ा था कि त आए, त के बाद में छ आए तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? छ बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? छ। फिर अगला नियम अपन ने पढ़ा था कि त आए, त के बाद में क्या आए? स आए तो ये दोनों मिलकर फिर से क्या बन जाते हैं? छ बन जाते हैं। फिर अपन ने अगला नियम पढ़ा था कि त या दा के बाद में क्रमशः चज टड, क्रमशः चज टड द न ल आए तो क्रमशः इनका बन जाएगा च आए तो च, त और च आए तो क्या बन जाएगा? चचो। ज आए तो जज, ट आए तो टड, द आए तो डड, द आए तो दद, न आए तो नन्ना और ला आए तो लल्ला बन जाते हैं। फिर अगला नियम अपन ने पढ़ा अंतिम क्लास के अंदर, अपन ने 10वां नियम अंतिम नियम पढ़ा था। नियम यह पढ़ा था कि री आए, री के तुरंत बाद में यदि द आता है, री आए, री के तुरंत बाद में यदि द आता है और द के बाद में यदि म आता है तो नियम अनुसार ये द किस में चला जाएगा? ये द चला जाएगा नाम है। ये द किस में चला जाएगा? ये द चला जाएगा नाम है। अपन उदाहरण की बात करें तो उदाहरण आपके सामने मैं लिखता हूं मृद धन में। क्या लिखता हूं? मृद धन में। द से पहले क्या री है? जी बिल्कुल। ये किसकी मात्रा होती है? ये इस री की मात्रा होती है। इस री की मात्रा किस प्रकार से लिखते हैं? अपन इस प्रकार से लिखते हैं री की मात्रा। री है, री के बाद में द है, नियम बराबर लग रहा है। और द के बाद में क्या आ रहा है? म आ रहा है तो ये द किस में चला जाएगा? ये द चला जाएगा नाम है। ये द किस में चला जाएगा? ये चला जाएगा नाम है। और शेष को आपको यथावत रखना है और आप लिख देंगे शब्द क्या बन जाएगा? शब्द आपका बन जाएगा मृण्मय। शब्द क्या बन जाएगा? मृण्मय शब्द बन जाएगा। देखते हैं आज का पहला नियम, व्यंजन संधि का 11वां नियम। आपके सामने नियम लिखा आ रहा है कि स्वर आए और स्वर के बाद में क्या आए? स आए। इसके अंदर आपको थोड़ा सा यूं करना है कि स्वर आए लेकिन स्वर में भी अ और आ को छोड़कर, अ और आ को छोड़कर ये इस नियम में ये वाली शर्त आपको छोड़नी है। क्या छोड़नी है? कि स्वर आए, स्वर के बाद में स आता है, स आता है, कौन सा सा है? ये सा है दंत्य स। ये सा कौन सा है? कि स्वर आए, स्वर के बाद में दंत्य सा आए, स आए, स के बाद में दंत्य सा आए तो किस में बदल जाएगा? मूर्धन्य सा में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा?
ये सा आपका बदल जाएगा, मूर्धन्य सा में बदल जाएगा। नियम क्या है, आइए देखते हैं एक बार नियम को पुनः। नियम को एक बार पुनः देखते हैं। नियम कह रहा है कि स्वर आए और स्वर के बाद में स आए। स कौन सा, दंत्य सा आए। स्वर कौन सा, दंत्य सा आए। स्वर में भी आपको दो स्वर छोड़ने हैं। कौन कौन से स्वर छोड़ने हैं, एक तो आपको अ छोड़ना है, दूसरा आ छोड़ना है। इन दोनों स्वर के अलावा कुछ भी स्वर आ जाए, शेष स्वर कितने, शेष स्वर आपके, अगर इन दो को मैं घटा देता हूं तो शेष स्वर बचते हैं 9। 9 स्वरों में से कोई भी स्वर आता है और उसके बाद में यदि दंत्य सा आता है तो ये दंत्य सा किस में बदल जाएगा, ये मूर्धन्य सा में बदल जाएगा। ये दंत्य सा किस में चला जाएगा, मूर्धन्य सा में चला जाएगा। नियम बस इतना सा याद रखो कि स्वर के बाद में सा आए तो सा किस में बदल जाएगा, सा सड़क वाला सा षटकोण वाले में बदल जाएगा। सिंपल सा याद रखो। आपको मूर्धन्य, दंत्य, तालव्य याद नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं इनके उदाहरण। इनके उदाहरण किस प्रकार से बनेंगे। स्वर के बाद में सा आए तो सा किस में चला जाएगा, ये सा बदल जाएगा षटकोण वाले सा में। किस में बदल जाएगा, षटकोण वाले सा में। और नियम अनुसार अ और आ को आपको छोड़ना है, अ और आ को छोड़ना है। आपके सामने उदाहरण है वी धन सम। क्या लिखा आ रहा है, वी धन सम। नियम अनुसार क्या है, इसके अंदर किसकी मात्रा है, इसके अंदर ई की मात्रा है। आगे आपको क्या देखने को मिल रहा है, स है, सा के साथ में किसकी मात्रा, आ की मात्रा। तो नियम क्या कह रहा है, नियम कह रहा है कि स्वर के बाद में सा आए, ई एक स्वर है और स ई स्वर के बाद में सा आ रहा है तो ये सा किस में बदल जाएगा, ये सा बदल जाएगा मूर्धन्य सा में। ये सा किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य सा में बदल जाएगा। आइए देखते हैं कि इनकी संधि अपन किस प्रकार से करेंगे। शब्द लिखता हूं वी धन सम। क्या लिखा मैंने, वी धन सम। इस वा के अंदर किसकी मात्रा है, इस वा के अंदर ई की मात्रा है। ये संधि वाला सा, मैं वापस इसको थोड़ा गहरा करके लिख देता हूं। फिर सा लिखता हूं, सा के साथ में आ की मात्रा, फिर आपके म। अब नियम क्या कह रहा है कि स्वर के बाद में सा आए, स्वर के बाद में सा आए तो ये सा किस में बदल जाएगा, ये सा बदल जाएगा षटकोण वाले सा में, मूर्धन्य सा में बदल जाएगा। दंत्य सा किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य सा में बदल जाएगा। बाकी आपको जो दिया गया उसको यथावत रख दो। अब इस वा के साथ में किसकी मात्रा, ई की मात्रा। फिर इस सा का क्या हो गया, दंत्य सा का मूर्धन्य सा में बदल दिया। फिर साथ में आ की मात्रा और आपको वापस लगाना है म। तो शब्द क्या बन जाएगा, शब्द आपका बन जाएगा विषम। शब्द क्या बन जाएगा, विषम शब्द आपका बन जाता है। देखो संधि किस प्रकार से करते हैं। क्या नियम कहता है कि स्वर के बाद में सा आए, स्वर के बाद में सा सड़क वाला सा, स सड़क वाला सा, दंत्य सा। कौन सा, दंत्य सा। कि स्वर के बाद में दंत्य सा आए तो सड़क वाला सा षटकोण वाले सा में बदल जाता है। और स्वर में भी दो स्वरों को छोड़ना है, अ और आ को छोड़कर। सारे स्वर नहीं लेने हैं, दो स्वर को छोड़ना है। बाकी जितने भी स्वर आते हैं और उनके साथ में यदि स आता है, सा सड़क वाला सा आता है तो ये सड़क वाला सा किस में बदल जाएगा, षटकोण वाले सा में बदल जाएगा। दंत्य सा किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य सा में बदल जाएगा। अगला उदाहरण आप देखते हैं। आपके सामने लिखा आ रहा है नी। क्या लिखा आ रहा है, नी के अंदर किसकी मात्रा, ई की मात्रा। आगे आपके सामने लिखा आ रहा है स और सा के साथ में अंग की मात्रा। ये शेष शब्द ये रह जाता है अ और ग। अब नियम क्या कह रहा है कि स्वर के बाद में दंत्य सा है तो मूर्धन्य सा में बदल जाएगा। तो ये दंत्य सा किस में बदल जाएगा, इस मूर्धन्य सा में बदल जाएगा। तो आपका शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा आपका निसंग। शब्द क्या बन जाएगा, निसंग आपका शब्द बन जाएगा। उसी प्रकार से अगला उदाहरण आपके लिखा आ रहा है सुधन समा। यहाँ पे किसकी मात्रा है, यहाँ पे ऊ की मात्रा है। किसकी मात्रा है, ऊ की मात्रा है। और आगे आपके क्या लिखा आ रहा है, स है, सा के अंदर किसकी मात्रा, आ की मात्रा है। किसकी मात्रा है, अ की मात्रा है, आ की नहीं, अ की मात्रा है। और आगे आपके लिखा आ रहा है माँ, लिखा आ रहा है माँ, लिखा आ रहा है। अब आपको क्या करना है कि स्वर के बाद में स दंत्य सा आने पर मूर्धन्य सा में बदलना है। तो इस दंत्य सा का क्या करना है, इस दंत्य सा का मूर्धन्य सा में बदलना है। और इसका मूर्धन्य सा क्या बनता है, ये मूर्धन्य सा ये होता है। अब सु सा के साथ में ऊ की मात्रा तो लगानी है। इस सा की जगह पे ये आपको ये वाला सा लिखना है, सड़क वाले सा की जगह पे षटकोण वाला सा लगाना है और आपका शब्द बन जाएगा सुषमा।
क्या बन जाएगा? सुषमा। क्या आपको नियम याद हो गया? नियम याद हुआ कि नहीं हुआ? नियम क्या कह रहा है? नियम कह रहा है कि स्वर के बाद में दंत्य सा आने पर दंत्य सा मूर्धन्य सा में बदल जाता है। दंत्य सा किस में बदल जाएगा? मूर्धन्य सा में बदल जाएगा। इस प्रकार से याद नहीं रहता तो आप रख सकते हैं कि स्वर के बाद में सड़क आने पर सड़क षटकोण में बदल जाती है। क्या याद रख सकते हैं आप? इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि स्वर के बाद में सड़क आने पर सड़क षटकोण में बदल जाती है। क्या जाएगा आपकी बार याद सबको? शाबाश। क्या आने पर? स्वर के बाद सड़क आने पर सड़क षटकोण में बदल जाएगी। स्वर के बाद में सड़क आने पर सड़क षटकोण में बदल जाएगी। यहाँ पे किसकी मात्रा है? यहाँ पे ऊ की मात्रा है। यहाँ पे कौन है? यहाँ पे सड़क है। सड़क किस में बदल जाएगी? सड़क बदल जाएगी षटकोण में। सड़क किस में बदल जाएगी? सड़क बदल जाएगी षटकोण में। तो सड़क को षटकोण में बदल दो। तो यहाँ पे शब्द क्या बन जाएगा? यहाँ पे आपका शब्द बन जाएगा अनुसंग। क्या बन जाएगा? सड़क से षटकोण में बदलने पर शब्द बन जाता है अनुसंग। अगला आपके सामने लिखा आ रहा है सुधन स्मिता। शब्द क्या लिखा आ रहा है? सुधन स्मिता। इस सा के साथ में किसकी मात्रा है? ऊ की मात्रा है। किसकी मात्रा है? ऊ की मात्रा है। आगे आपको क्या दिया गया है? ये आपको दे रखा है स और सा के साथ में ई की मात्रा। सा के साथ में ई की मात्रा। ये वास्तविक रूप से सा के साथ में मात्रा नहीं है, ये मात्रा है माँ के मात्रा में। सा है, सा के बाद में क्या है? माँ है। और माँ के साथ में किसकी मात्रा है? ई की मात्रा है। अगर ये सा के साथ में ई की मात्रा होती तो ये सा इस प्रकार से ना लिखकर सा अपन लिखते पूरा। तो ई की मात्रा किसके साथ में है? ई की मात्रा इस माँ के साथ में है। किसके साथ में है? माँ के साथ में है। ये छोटी छोटी गलतियां आप एग्जाम हॉल में मत करना, इन गलतियों से बचना। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने क्या लिखा रहा है? स्मिता। क्या लिखा रहा है? स्मिता। तो ये ई की मात्रा किसके साथ में है? क्या ये सा के साथ में है या फिर माँ के साथ में है? तो ये अपन इसको किस प्रकार से लिखेंगे? सा लिखेंगे, सा हलंत, फिर माँ हलंत और ई की मात्रा किसके साथ में? ई की मात्रा इस माँ के साथ में लगी हुई। तो ऊ है, स्वर के बाद में सड़क आने पर षटकोण कर देना है। स्वर के बाद में सड़क आने पर सड़क का क्या कर देना है? षटकोण कर देना है। और ऊ का मैं आगे दे रखा है स, तो स का क्या करना है? सड़क का षटकोण करना है। स का क्या करना है? षटकोण करना है। तो आपका शब्द क्या बन जाएगा? सुस्मिता। क्या बन जाएगा? सुस्मिता आपका संधि से नया शब्द बन जाएगा। अगला आपके सामने उदाहरण लिखा आ रहा है निधन सेद। क्या लिखा आ रहा है? निधन सेद। इस सा के साथ में किसकी मात्रा है? एक की मात्रा है। तो ये सड़क दे रखा आपको यहाँ पे। और नी के साथ में किसकी मात्रा है? ऊ की मात्रा है। नी में किसकी मात्रा है? ई की मात्रा है। तो ई क्या है? स्वर है। स्वर के बाद नियम क्या कहता है कि स्वर के बाद सड़क आने पर सड़क को षटकोण में बदल दो। सड़क को किस में बदल दो? षटकोण में बदल दो। इस सड़क को अपन को किस में बदलना है? इसको बदलना है षटकोण में। तो आपका शब्द क्या बन जाएगा? संधि से। तो संधि से शब्द बन जाएगा निषेध। संधि से नया शब्द क्या बन जाएगा? निषेध आपका नया शब्द बन जाएगा। अब उसी प्रकार से सुधन सुक्त। सुधन सुक्त। तो सु और यहाँ पे भी क्या है? आपको सा मिल रहा है, सा के साथ में ऊ की मात्रा। सा के साथ में किसकी मात्रा? ऊ की मात्रा। यहाँ पे आपको सा के साथ में क्या मात्रा मिल रही है? यहाँ पे भी ऊ की मात्रा मिल रही है। नियमानुसार कि स्वर के बाद में सड़क आने पर सड़क को षटकोण में बदल दो। सड़क को किस में बदल दो? षटकोण में बदल दो। तो इसको अपन किस में बदल देंगे? इसको बदल देंगे अपन षटकोण के अंदर। तो आपका शब्द क्या बन जाएगा? शब्द आपका बन जाएगा सुसुप्त। शब्द क्या बन जाएगा? सुसुप्त आपका शब्द बन जाएगा। क्या नियम क्या है? नियम कह रहा है कि स्वर के बाद में दंत्य सा आने पर दंत्य सा किस में बदल जाएगा? मूर्धन्य सा में बदल जाएगा। दंत्य सा किस में बदल जाएगा? मूर्धन्य सा में बदल जाएगा। और स्वर में भी आपको दो स्वर छोड़ने हैं। कौन से स्वर छोड़ने? दो। एक छोड़ना अ और दूसरा छोड़ना है आ। इन दो स्वर के अलावा कोई भी स्वर आता है। इन दो स्वर के अलावा कोई भी स्वर आता है और उसके बाद में स आता है, दंत्य सा आता है, तो दंत्य सा को मूर्धन्य सा में बदल दो। यहाँ पे स्वर की जगह पे यहाँ पे आपको ज्यादातर कौन से स्वर देखने को मिलेंगे? या तो आपको मिलेंगे ई या फिर मिलेंगे ऊ। अधिकतर किताबों के अंदर अपन को ऐसे नियम दिखाता है कि ई आए या फिर ऊ आए और इनके बाद में क्या आए?
सा आए तो ये सा किस में बदल जाएगा, ये सा बदल जाएगा षटकोण में। ये सा किस में बदल जाएगा, ये सा बदल जाएगा षटकोण में। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को याद रखना है स्वर। स्वर में भी कौन से स्वर नहीं, अ और आ, इनके अलावा कोई भी स्वर आता है उसके बाद में दंत्य सा आता है तो दंत्य सा किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य सा में बदल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको नियम अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है, देखते हैं अगला नियम। अगला नियम क्या कह रहा है। अगला नियम है स्वर के बाद में या तो स्थ आए या फिर क्या है, स्न आए। क्या है, स्न। तो अगर स्थ आता है तो ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा स्ठ में। किस में बदल जाएगा, स्ठ में बदल जाएगा। और यदि स्न आए तो ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा श्न में। किस में बदल जाएगा, श्न में बदल जाएगा। स्वर यहाँ पे भी आपको पुनः वही करना है, अ और आ के अलावा, अ और आ के अलावा कोई भी शेष स्वर आता है, कोई भी शेष स्वर आता है तो इस तरह किस में बदल जाएगा, स्ठ में, और स्न किस में बदल जाएगा, श्न में। ठीक है, किस प्रकार से बदलेंगे आइए देखते हैं। नियम क्या है, 11वां नियम क्या पढ़ा अपन ने कि स्वर के बाद में यदि स आता है, दंत्य सा आता है तो दंत्य सा किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य सा में बदल जाएगा। कि स्वर के बाद में यदि दंत्य सा आता है तो दंत्य सा मूर्धन्य सा में बदल जाएगा। कि स्वर के बाद में सड़क आए तो सड़क किस में बदल जाएगी, षटकोण में बदल जाएगी। अगला नियम अपन क्या पढ़ रहे हैं कि स्वर के बाद में यदि स्थ आता है, क्या आता है, स्थ आता है या फिर स्न आता है तो ये किस में बदल जाएंगे, ये बदल जाएंगे स्ठ में। किस में बदल जाएंगे, स्ठ में। और ये किस में बदल जाएगा, स्न में। स्न, आधा स और आधा सा के साथ में न। इनके उदाहरण देखते हैं। आपके सामने लिखा आ रहा है वी धन स्नु। क्या लिखा आ रहा है, वी धन स्नु। यहाँ पे आपको किसकी मात्रा दिख रही है, यहाँ पे ई की मात्रा दिख रही है। और आगे आपको क्या दिख रहा है, श है, सा के साथ में न, और ना में किसकी मात्रा, ओ की मात्रा। ना में किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा है। यहाँ पे नियमानुसार अपन को क्या मिल रहा है कि स्वर के बाद में स्ना मिल रहा है तो ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा आपका श्ना में। किस में बदल जाएगा, श्ना। अब आपको इसका संधि करके देखते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पे अलग से इसको समझने की कोशिश करते हैं। शब्द आपके सामने वी धन सनु, वी धन सनु। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है ई की मात्रा, और आगे आपको दे रखा है स है, सा के साथ में न, और यहाँ पे आपको ऊ की मात्रा मिलेगी। जब इस शब्द का मैं संधि नियमानुसार परिवर्तन करता हूं तो इसका क्या बदलता है, शना। क्या बनेगा, शना बनेगा। और बाकी शब्द को आपको यथावत रखना है, बाकी आपको यथावत रखना है। बाकी आप इनको वी के साथ में ई की मात्रा जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा, और इसके साथ में आपको ऊ की मात्रा लगानी है तो शब्द क्या बन जाएगा, शब्द आपका बन जाएगा विष्णु। क्या बन जाएगा, विष्णु आपका नया शब्द बन जाएगा संधि से। अगला आपके सामने उदाहरण लिखा रहा है वी धन स्था। क्या लिखा रहा है, वी धन स्था। वी के साथ में किसकी मात्रा, ई की मात्रा। वी के साथ में किसकी मात्रा है, ई की मात्रा है। और आगे आपको देखने को मिल रहा है स्थ, और स्थ के साथ में आ की मात्रा। स्थ के साथ में किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है। तो स्थ किस में बदल जाएगा, स्थ बदल जाएगा आपका स्ठ में। किस में बदल जाएगा, स्ठ में बदल जाएगा। तो नया शब्द क्या बनेगा, तो नया शब्द बनेगा वी को आपको वैसा का वैसा रखना है, और इसको परिवर्तन करके अपन क्या बनाएंगे, आपका शब्द क्या बन जाएगा, विष्ठा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, विष्ठा। और इस ठा के साथ में ये वाली आ की मात्रा इसमें यहाँ पे आपको लगानी है। तो नया शब्द क्या बना, विष्ठा आपका नया शब्द बना। आगे आपके सामने उदाहरण लिखा आ रहा है युधि धन स्थिर। क्या लिखा आ रहा है, युधि धन स्थिर। यहाँ पे अपन को क्या देखने को मिल रही है, यहाँ पे ई मिल रही है, ई एक का स्वर है। आगे आपको क्या मिल रहा है, इस थ के अंदर किसकी मात्रा है, इसके अंदर आपको मिलेगी ई की मात्रा, और आगे आपको दे रखा है र। क्या दे रखा है, र। अब इस स्था का क्या करना है, इस स्था का करना है आपको स्ठ। क्या करना, स्ठ करना है। अब इसको तो उसी प्रकार से लिखना है। नया शब्द क्या बनेगा आइए देखते हैं, युद्धि। अब इसका क्या करना है, स्था का क्या करना है, आपको स्ठ करना है। इसके साथ में ई की मात्रा जोड़ देंगे तो आपका नया शब्द क्या बन जाएगा, युधिष्ठिर। क्या बन जाएगा, युधिष्ठिर आपका नया शब्द बन जाएगा। अगर इसका अर्थ देखें युद्धि धन स्थिर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि युद्ध में स्थिर रहने वाला। युद्ध में स्थिर रहने वाला इस युधिष्ठिर का मतलब हो जाता है कि वह व्यक्ति जो युद्ध में स्थिर रहता है, लड़ता है लेकिन स्थिर रहता है। ठीक है, आगे आपके सामने उदाहरण लिखा आ रहा है अधिधन
स्था था, तो इस स्था का क्या हो जाएगा, इस स्था का हो जाएगा स्ठ, क्या हो जाएगा, स्ठ हो जाएगा। तो आपका नया शब्द क्या बन जाएगा, अधिष्ठाता। क्या बन जाएगा, अधिष्ठाता आपका नया शब्द बन जाएगा। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो स्था के साथ में जो मात्रा है, इस था के साथ में किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है, तो इस था के अंदर भी आपको ये वाली मात्रा इसके साथ में लगानी है। बस इतना सा काम करना है और कोई काम नहीं करना है। नियम क्या कह रहा है, नियम कह रहा है कि स्वर के बाद में स्थ आए या फिर क्या आए, स्न आए, तो इनको स्थ आता तो स्थ को स्ठ के अंदर बदलना है, और स्न आए तो इसको किसमें बदलना है, श्न के अंदर बदलना है। ठीक है, आगे आपके सामने लिखा आ रहा है प्रमेय धन स्थि। क्या लिखा आ रहा है, प्रमेय धन स्थि। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है एक ही मात्रा। यहाँ पे स्वर के अंदर आपको कौन से स्वर छोड़ने हैं, अ या आ के अलावा कोई भी मात्रा आ सकती है। अधिकतर किताबों के अंदर आपको यहाँ पे बोलेंगे कि ई या ऊ के बाद में, किसके बाद में, ई या ऊ के बाद में स्थ आता है, लेकिन यहाँ पे आपको कौन सी मात्रा दिख रही है, एक ही मात्रा दिख रही है। और आगे आपको क्या दिख रहा है, स्थ दिख रहा है, स्थ के बाद में ई की मात्रा है। किसकी मात्रा है, ई की मात्रा है। लेकिन किताबों के अंदर क्या दिया जाता है कि ई या ऊ के बाद में स्थ आता है, ई या ऊ के बाद में स्थ आए तो आपको क्या करना है, स्थ करना है। लेकिन आपको यहाँ पे इस नियम को थोड़ा बड़ा करके लिखना है कि स्वर में भी दो स्वरों को छोड़कर, कौन से, अ और आ, इनके अलावा कोई भी स्वर आता है तो स्थ का क्या हो जाएगा, स्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो इस परमेधन स्थिति का क्या बन जाएगा, तो इस परमेधन स्थिति का बन जाएगा परमेष्ठी। क्या बन जाएगा, परमेष्ठी आपका नया शब्द बन जाएगा। आगे आपके सामने लिखा आ रहा है ने धन स्थिक। यहाँ पे किसकी मात्रा है, आई की मात्रा है। किसकी मात्रा है, आई की मात्रा है। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि यहाँ पे आपको स्वर लिखना है, ना कि ई और ऊ लिखना है। क्या लिखना है, स्वर लिखना है, ना कि ई और ऊ। ठीक है, इस प्रकार से आप इन्हीं सभी शब्दों की क्या करेंगे, संधि करेंगे, इनका संधि विच्छेद करेंगे। आइए देखते हैं अगला उदाहरण, अगला नियम देखते हैं। अगला नियम क्या कह रहा है, व्यंजन संधि का 13वां नियम। अभी तक अपन ने दो नियम पढ़े। कौन कौन से दो नियम पढ़े, एक नियम अपन ने पढ़ा कि स्वर के बाद में स आए, स्वर के बाद में कौन सा सा आए, सड़क वाला सा, स से सड़क। कि स्वर के बाद में सड़क आए तो सड़क किस में बदल जाएगी, षटकोण में बदल जाएगी। फिर अपन ने अगला नियम पढ़ा कि स्वर के बाद में स्थ या स्न ये आए तो क्रमशः ये क्या हो जाएंगे, स्ठ और स्न हो जाएंगे। अगला नियम अपन पढ़ रहे हैं कि उपसर्ग का नियम। 13वां नियम क्या है, उपसर्ग का नियम। और उपसर्ग में भी कौन से शब्द, सम और परि, इनका क्या नियम है कि सम के बाद में क्री धातु आए। ये क्री धातु क्या होती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्री धातु क्या होती है। कि क्री धातु कर, कार, करण, कर्ता, कर्तव्य, इस प्रकार के जो आपको शब्द देखने को मिलते हैं इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें क्री धातु कहते हैं। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे क्री धातु है। क्या है, क्री धातु है, कि जिसके अंदर आपको क मिले और क्या मिले, र मिले। क्या मिले, क मिले और रा मिले, या फिर रा की जगह आपको मिले री की मात्रा। क्या मिले, इस री की मात्रा मिले तो वो कौन होता है, वो क्री धातु के शब्द होते हैं। वो शब्द कौन से होते हैं, क्री धातु वाले शब्द होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये नियम क्या कहना चाह रहा है कि सम आए, उपसर्ग लगा हो सम या फिर लगा हो परि, तो इनका नियम क्या बनेगा कि सम आए और सम के बाद में यदि क्री धातु आती है तो किसका आगमन हो जाएगा, स। कौन सा स, दंत्य सा का आगमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दंत्य सा का आगमन हो जाएगा। नियम क्या है कि सम आए और सम के बाद में कौन सा धातु आए, क्री धातु आए। क्या आए, क्री धातु आए तो किसका आगमन हो जाएगा, स का आगमन हो जाएगा। कौन सा स, सा से सड़क वाला सा का आगमन हो जाता है, दंत्य सा का आगमन हो जाता है। और दूसरा नियम है कि परि आए और परि के बाद में क्री धातु आए। परि आए, परि के बाद में क्री धातु आए तो किसका आगमन हो जाएगा, इस मूर्धन्य सा का आगमन हो जाएगा। किसका आगमन हो जाएगा, मूर्धन्य सा का आगमन हो जाता है। यहाँ पे आपको याद रखने का तरीका मैं बता देता हूँ कि सम लिख रहे हैं
तो सम के अंदर कौन सा सा है, इसी का आगमन आपको यहाँ पे करना है। जो सम के अंदर सा है उसी का आगमन करना है। बस शर्त इतनी सी है कि कौन सी धातु आनी चाहिए, साथ में क्री धातु आनी चाहिए। तो परी के साथ में कौन सा सा आएगा, परी के साथ में ये मूर्धन्य सा आएगा। इस मूर्धन्य सा का आगमन हो जाएगा। बाकी शब्द जैसे है वैसा का वैसा लिखना है। उनकी परी के बाद में तुरंत बाद में आपको ये वाला सा लिखना है, सा षटकोण वाला सा लिखना है। किस प्रकार से लिखेंगे आइए देखते हैं इनके उदाहरण। नियम आपको याद हो गया अच्छे से। उपसर्ग का नियम, कौन से उपसर्ग, सम और परी के, सम और परी। सम के बाद में क्री धातु आए तो सम के अंदर कौन सा सा है, दंत्य सा है, तो किसका आगमन हो जाएगा, दंत्य सा का आगमन हो जाएगा। परी धन क्री धातु, तो एक याद हो गया, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। एक आपको याद रखना है, दूसरा अपने आप इसके साथ में याद हो जाएगा। यदि सम के साथ में क्री धातु आती है तो किसका आगमन हो जाएगा, इस सा का आगमन हो जाएगा, सा सड़क वाले सा का आगमन हो जाएगा, दंत्य सा का आगमन हो जाएगा। और परी के साथ में क्री धातु आती है तो मूर्धन्य सा का आगमन हो जाएगा। कौन से सा का आगमन हो जाएगा, मूर्धन्य सा का आगमन हो जाएगा। आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण आपके सामने लिखा रहा है समधन कार। क्या लिखा आ रहा है, समधन कार। कार क्या है, कार एक क्री धातु है। क्या है, क्री धातु है। तो किसका आगमन हो जाएगा, तो दंत्य सा का आगमन हो जाएगा। कौन से सा का आगमन हो जाएगा, दंत्य सा का आगमन हो जाएगा। आपको क्या करना है, बस यहाँ इसके बाद में आपको दंत्य सा लिखना है। बड़ा ही साधारण नियम है, आसानी से याद होने लायक नियम है कि सम के बाद में क्री धातु आए तो सा का आगमन, परी के बाद में क्री धातु आए तो सा का आगमन। अब कौन सा सा किस में आएगा, आपको तरीका मैंने बता दिया किस प्रकार से याद रखेंगे। नियम क्या कह रहा है कि सम आए तो सा, सम के अंदर कौन सा सा, दंत्य सा, तो किसका आगमन हो जाएगा, इस दंत्य सा का आगमन हो जाएगा। तो शब्द क्या बनेगा, समधनकार, तो शब्द बन जाएगा संस्कार। क्या बन जाएगा, संस्कार। आगे आपके उदाहरण लिखा आ रहा है समधन करण। समधन करण, कर्ण क्या है, क्री धातु है। कर्ण क्या है, क्री धातु है। और किसका आगमन हो जाएगा, दंत्य सा का आगमन हो जाएगा। किसका आगमन हो जाएगा, दंत्य सा का आगमन हो जाएगा। वैसा का वैसा आपको लिखना है संस्करण। क्या लिखेंगे, संस्करण। आगे आपके लिखा आ रहा है समधन कृति। कृति भी क्या है, कृति भी एक क्री धातु का शब्द है। क्या है, कृति भी एक क्री धातु का शब्द है। तो सम प्लस कृति, तो किसका आगमन हो जाएगा, ये कौन सा सा है, ये दंत्य सा है। तो आगमन भी किसका, इस दंत्य सा का आगमन हो जाएगा। किसका आगमन हो जाएगा, दंत्य सा का आगमन हो जाएगा। तो शब्द क्या बन जाएगा आपका, संस्कृति। शब्द क्या बन जाएगा, संस्कृति आपका शब्द बन जाएगा। आगे आपके सामने शब्द लिखा आ रहा है समधनकृत। तो शब्द संत क्या बन जाएगा, शब्द क्या बनेगा, संस्कृत आपका नया शब्द बन जाएगा संधि से। ये किस प्रकार से बने, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नियम को एक बार दोहरा देते हैं कि उपसर्ग का नियम, कौन से उपसर्ग, सम और परी। कौन से उपसर्ग, सम और परी। आपको दो उपसर्ग ही लेने हैं कि सम के बाद में क्री धातु आता है, सम के बाद में क्री धातु आता है तो सा आ जाएगा। परी के बाद में क्री धातु आता है तो सा आ जाएगा। कौन सा सा आएगा, किसके अंदर कौन सा सा आएगा, तरीका मैंने आपको बता दिया है, उस तरीके से आपको याद करना है। आप कभी भी इस तरीके को भूलेंगे नहीं। आगे आपके उदाहरण लिखा आ रहा है परिधन कार। परिधन कार, यहाँ पे आपको कौन सा उपसर्ग देखने को मिल रहा है, परी देखने को मिल रहा है। परी के बाद में क्या लिखा आ रहा है, कार लिखा आ रहा है। क्या लिखा आ रहा है, कार लिखा आ रहा है। तो कार क्या है, कार एक क्री धातु का शब्द है। तो परिधन क्री धातु, तो कौन से सा का आगमन हो जाएगा, मूर्धन्य सा का आगमन हो जाएगा। यहाँ पे आपको बस सिंपल सा इस मूर्धन्य सा का आगमन करवाना है, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा परिष्कार। क्या बन जाएगा, परिष्कार आपका नया शब्द बन जाएगा। आगे आपके सामने लिखा आ रहा है परिधन कारक। क्या लिखा आ रहा है, परिधन कारक। कारक भी क्या है, कारक भी क्री धातु का शब्द है। कारक भी क्या है, क्री धातु का शब्द है। आपको साधारण सा क्या करना है, इसके अंदर इस मूर्धन्य सा का आगमन करके बस जैसा है वैसा का वैसा लिख दो, तो शब्द क्या बन जाएगा, परिष्कारक आपका नया शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा, परिष्कारक आपका नया शब्द बन जाएगा। बस मैंने यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया,
नियम कह रहा है कि ये सा आ जाएगा तो मैंने ये सा यहाँ पे लिख दिया। नियम कह रहा है कि ये मूर्धन्य सा आएगा तो मैंने उस मूर्धन्य सा को वहाँ पे लिख दिया। याद नियम करना है, उदाहरण इसके अपने आप बन जाएंगे। यहाँ पे संधि और संधि विच्छेद में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई तकलीफ नहीं आती। बहुत ही आसान नियम आप कह सकते हैं। आगे आपके लिखा आ रहा है परिधनकृत। क्या लिखा आ रहा है? परिधनकृत। कृत भी क्या है? कृत धातु का शब्द है। तो कौन से सा का आगमन हो जाएगा? इस मूर्धन्य सा का आगमन हो जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा? परिष्कृत आपका नया शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? परिष्कृत आपका नया शब्द बन जाएगा। नियम अच्छे से याद कर लो, इसके संधि और संधि विच्छेद करना उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा। नियम क्या है? नियम कह रहा है कि उपसर्ग का नियम। उपसर्ग कौन से? सम और परि। उपसर्ग कौन से? सम और परि। सम के बाद में कृत धातु आता है, तो जो सा के अंदर, सम के अंदर सा है, उसी सा का आगमन करवाना है। याद आपको एक रखना है, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। परि के बाद में कृत धातु आता है, तो सा, सम के अंदर सा आ गया तो दूसरा सा ये बचा, और ये अपन यहाँ पे लिख देंगे। ये सा अपन यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका नियम है 13वां। अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है कि वर्गीय और अवर्गीय संबंधी नियम। यहाँ पे आपको थोड़ी सी, यहाँ पे आपको लिखना है संबंधी। यहाँ पे आपको लिखना था संबंधी। क्या लिखेंगे? वर्गीय और अवर्गीय संबंधी नियम। वर्गीय व्यंजन कौन से होते हैं, अवर्गीय व्यंजन कौन से होते हैं, ये अपन ने व्यंजन सदी की पहली क्लास के अंदर देख लिया था कि वर्गीय व्यंजन कौन से होते हैं, अवर्गीय व्यंजन कौन से होते हैं। ठीक है, अब नियम क्या कह रहा है? नियम कह रहा है कि माँ आए, माँ के बाद में वर्गीय व्यंजन आए। क्या है? माँ आए, माँ के बाद में वर्गीय व्यंजन आए, तो इस माँ को क्या करना है? इस माँ का आपको करना या तो अनुस्वार या फिर क्या करना है? उसका पंचम अक्षर करना है। पंचम अक्षर किसका? यहाँ पे जो वर्गीय व्यंजन होगा, यहाँ पे उत्तर पद का जो पहला वर्ण होगा उसका आपको क्या करना है? पंचम वर्ग में पहुंचाना है। या तो इस माँ का क्या कर दो? इस माँ को अनुस्वार में लिख दो। इस माँ को किस में लिख दो? अनुस्वार में लिख दो। अनुस्वार क्या होती है? किसी के ऊपर अपन ये जो बिंदी लगाते हैं ना, ये होता है अनुस्वार। जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया, संबंधी के अंदर लिखा, ये जो बिंदी है इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं अनुस्वार। इन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार इन्हें कहते हैं। या तो फिर क्या करो, इस म को अनुस्वार में बदल दो, या फिर इस वर्गीय व्यंजन का अपन यहाँ पे पढ़ते हैं कि ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। इस उत्तर पद का जो प्रथम वर्ण होगा, लेकिन शर्त यह है कि वो वर्गीय व्यंजन का होना चाहिए। उस वर्गीय व्यंजन का जो यहाँ पे जो प्रथम वर्गीय व्यंजन होगा उसका क्या करना है? यहाँ पे उसका पांचवा आपको लिखना है। कहाँ पे लिखना है? इस वर्गीय व्यंजन से पहले, इस माँ के स्थान पर। किस प्रकार से लिखेंगे आइए देखते हैं। और दूसरा नियम क्या कहता है, इस दूसरे नियम की बाद में चर्चा करते हैं। देखिए आपके सामने लिखा आ रहा है कि माँ आए, माँ के बाद में क्या आए? वर्गीय व्यंजन आए। क्या आए? वर्गीय व्यंजन आए। तो इस माँ को तो या आप पहुंचा दो किसमें? अनुस्वार में पहुंचा दो। किसमें पहुंचा दो? अनुस्वार में पहुंचा दो। या फिर इस उत्तर पद का जो प्रथम वर्ण आएगा वो कौन होगा? वो वर्गीय व्यंजन होगा। और उस वर्गीय व्यंजन को आप क्या कर दो? उस वर्गीय व्यंजन का पांचवा वर्ग लिख दो। कौन सा वर्ग लिखना है? पंचमा वर्ग लिखना है, पांचवा वर्ग लिखना है। कैसे? आइए उदाहरण के तौर पर समझते हैं। आपके सामने लिखा रहा है किम धन चित। किम धन चित। इस चा के अंदर क्या है? चा के अंदर ई की मात्रा है। इस चा के अंदर क्या है? ई की मात्रा है। और च क्या है? क्या च वर्गीय व्यंजन है? क्या च अवर्गीय व्यंजन है? तो च क्या है? वर्गीय व्यंजन है। तो नियम क्या कहता है कि माँ के बाद में वर्गीय व्यंजन आने पर इस माँ को या तो अनुस्वार में बदल दो, या फिर इस चा के किस में बदल दो? इस चा का पांचवें वर्ग में बदल दो। इस चा के पांचवें वर्ग में बदल दो। च का पांचवा वर्ग क्या होता है? च का पांचवा वर्ग होता है यहाँ। च का पांचवा वर्ग कुछ इस प्रकार से अपन लिखते हैं। तो इस शब्द का अपन संधि किस प्रकार से करेंगे आइए देखते हैं। शब्द मैं आपके सामने लिखता हूं किम धन चित। क्या लिखता हूं? किम धन चित। किम धन चित मैंने आपके सामने लिखा। इस चा के अंदर क्या है? च है। चा के साथ में ई की मात्रा और साथ में कौन है? त है। और इससे पहले क्या है? इससे पहले है म।
माँ भी हलंत में, और इसके साथ में है की, इसके साथ में की क्या है, की इसके साथ में है। तो नियम कह रहा है कि माँ के बाद में वर्गीय व्यंजन आए तो ये माँ किस में चला जाएगा, ये माँ चला जाएगा अनुस्वार में। माँ किस में चला जाएगा, अनुस्वार में चला जाएगा। अगर आप अनुस्वार नहीं लिखते हैं तो ये च किस में चला जाएगा, तो ये च चला जाएगा अपने पांचवे में। च किस में चला जाएगा, अपने पांचवे में, और इसका पांचवा क्या होता है, इसका पांचवा होता है या, क्या होता है, या होता है। अगर मैं इसको लिखता हूं तो किस प्रकार से लिखूंगा, एक बार अपन अनुस्वार के साथ में लिखते हैं, एक बार अपन इसके पांचवे में लिखते हैं। तो मैं की लिखता हूं, माँ का क्या हो जाएगा, माँ का हो जाएगा अनुस्वार, तो की के साथ में क्या हो जाता है, ये अनुस्वार आ जाएगा। आगे आपके साथ में, आगे आपको जो शेष रहता है उसको आपको यथावत लिखना है। मैं लिख देता हूं चिंत, किंचित, शब्द क्या बन जाएगा, किंचित बन जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा, किंचित आपका शब्द बन जाएगा। किस प्रकार से बनेगा कि माँ को तो मैंने इसके अनुस्वार में बदल दिया, या फिर माँ को इस च के पांचवें में बदल सकते हैं। तो एक शब्द आपका बनता है किंचित, क्या बनता है, किंचित आपका एक शब्द बनता है किंचित। और दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, इस पांचवें में बदल कर तो क्या बनेगा, की बनेगा। की के साथ माँ को किसमें बदलना, इसके पांचवें में, और इसका पांचवा क्या होता है, ये होता है। तो इसके पांचवें को अपन, माँ के साथ में किसी भी प्रकार की कोई मात्रा नहीं है तो इसके साथ में भी किसी प्रकार की आपको मात्रा नहीं लगानी है, तो ये बदल जाएगा या में। और चा के साथ में किसकी मात्रा है, चा के साथ में ई की मात्रा है, तो ये ई की मात्रा इसको कवर करते हुए, इसको ढकते हुए लगेगी, और आपका नया शब्द क्या बन जाएगा, किंचित आपका नया शब्द बन जाएगा। इस किंचित को और इस किंचित को पढ़ने में एक जैसा होगा। पढ़ने में कैसे होंगे, एक जैसे होंगे पढ़ने में, लेकिन ये दिखने में थोड़े से अलग होंगे। तो नियम क्या कह रहा है, नियम बस इतना सा कह रहा है कि माँ के बाद में वर्गीय व्यंजन आए, माँ के बाद में वर्गीय व्यंजन आए तो माँ को तो या आप लिख दो अनुस्वार के अंदर, माँ को किस में बदल दो, अनुस्वार में बदल दो। और यदि आप अनुस्वार में नहीं बदलते हैं तो इस वर्गीय व्यंजन के पांचवें में बदल दो, इस वर्गीय व्यंजन का पांचवें में आपको बदलना है। ठीक है, अगला शब्द आपके सामने लिखा आ रहा है अलम धनकार। अगला शब्द क्या है, अलम धनकार आपके सामने लिखा आ रहा है। अब नियम क्या कह रहा है कि माँ के बाद में क्या आए, वर्गीय व्यंजन आए, तो का के अंदर किसकी मात्रा, का के अंदर आ की मात्रा। तो क्या ये का वर्गीय व्यंजन है, जी बिल्कुल, क्या है, ये वर्गीय व्यंजन है। तो वर्गीय व्यंजन होने के कारण इस माँ का क्या करना है, आप इस माँ का दो प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। इस माँ का दो प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, एक अनुस्वार में बदलकर, एक इस का के पांचवें में बदलकर, का के पांचवें में बदलकर इसका उपयोग कर सकते हैं। और इससे दो शब्द आपके बनेंगे। दो शब्द क्या बनेंगे, एक आपका बनेगा अलंकार, क्या बनेगा, एक आपका बनेगा अलंकार, क्या बनेगा, अलंकार बनेगा। यहाँ पे आपको किस में बदल दिया अपन ने, इसके अनुस्वार में बदल दिया। और यदि मैं इसको अनुस्वार में ना बदलकर इसके पांचवें में बदलता हूं तो क्या बनेगा, अलंकार, क्या बनेगा, अलंकार। और इसके साथ में हलंत की मात्रा, यहाँ पे क्या होगा, इसके साथ में हलंत होगा। इस प्रकार से माँ के वर्गीय व्यंजन के दो तरीके से लिखे जाते हैं, और ये दोनों शुद्ध होते हैं, ये दोनों शुद्ध होते हैं, दोनों सही माने जाते हैं। ये आपको एक ही विकल्प के अंदर दोनों कभी भी नहीं दिखेंगे, या तो फिर आपको ये वाला दिखेगा या फिर आपको ये वाला दिखेगा, दोनों आपको साथ में कभी भी नहीं मिलेंगे। और यदि आपको दोनों एक साथ में मिल जाते हैं तो अपने धैर्य से एक बार इसको कर देना, इस दूसरे वाले को कर देना। आपको ज़्यादातर संभावना है कि दोनों नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको बाई चांस मिल भी जाए तो आप किसको करेंगे, अपने पेशेंस से करना, अपने धैर्य से इसको कर देना। फिर आपकी मर्जी है कि आप दोनों में से किसे करते हैं। आगे आपके सामने उदाहरण लिखा रहा है समधन चालन। क्या लिखा आ रहा है, समधन चालन। मैंने सम को देखा तो मेरे को नियम याद आ रहा है कि सम के बाद में क्री धातु आए तो किसका आगमन हो जाएगा, इस स का आगमन हो जाएगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे को क्री धातु नहीं मिलती, तो वो नियम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे इसका अलग नियम बनेगा। क्या नियम बनेगा कि माँ आए, क्या आए, माँ आए, और माँ के बाद में यदि वर्गीय व्यंजन आए, क्या आए, वर्गीय व्यंजन आए, तो च के साथ में किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है।
तो च क्या है, च वर्गीय व्यंजन है। च क्या है, वर्गीय व्यंजन है। और इस माँ का क्या करेंगे, इस माँ का आप दो प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, एक अनुस्वार के साथ में और एक च के पांचवें पहुंचाकर, च के पांचवें पहुंचाकर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो शब्द आपका क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा संचालन, अगर अनुस्वार में लिखता हूं। और दूसरा आपका क्या बन जाएगा, दूसरा शब्द बन जाएगा संचालन। इन दोनों का ध्वनि के रूप में जब उच्चारण करते हैं तो दोनों का एक समान होता है। जब इस शब्द को मैं बोलता हूं तो भी इसको संचालन बोलूंगा, और जब इसको बोलता हूं तो इसको भी मैं संचालन ही बोलूंगा। ठीक है, आगे आपके सामने लिखा आ रहा है चम धन चल, तो इसका संधि क्या हो जाएगा, चंचल। इसका संधि क्या हो जाएगा, चंचल हो जाएगा। चंचल को मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं और चंचल को मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं। चंचल को मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, लेकिन यहाँ पे अनुस्वार मत लगाना। अगर अनुस्वार लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा, अनुस्वार मत लगाना। ठीक है, तो अपन ने पहले से इस माँ को इसके पांच में बदल दिया है। आगे आपके सामने लिखा आ रहा है सम धन जय। क्या लिखा आ रहा है, सम धन जय। तो इसका क्या बन जाएगा, तो इसका बन जाएगा संजय। क्या बन जाएगा, संजय आपका बन जाएगा। और यदि इसको अनुस्वार में ना पहुंचाकर इसके पांचवें में लिखना चाहूं तो क्या बन जाएगा, इसका जा का पांचवा क्या होता है, तो ये पांचवा संजय इस प्रकार से लिखा जाएगा। आगे आपके सामने शब्द लिखा है दम धन ड। क्या लिखा रहा है, दम धन ड। इस माँ का क्या करना है, इस माँ को आप अनुस्वार में बदल सकते हैं या फिर इसके पांचवें बदल सकते हैं। किसके पांचवें में, इस ड के पांचवें बदल सकते हैं। तो इस ड का पांचवा क्या होता है, ना होता है। तो शब्द क्या बन जाएगा, आप इन्हें दो प्रकार से लिख सकते हैं, दंड और या फिर आप इसे लिख सकते हैं दंड। इन दोनों का उच्चारण एक ही समान होता है, लेकिन ये दिखने में थोड़े से अलग होते हैं। आगे आपके सामने लिखा आ रहा है सम धन न्यासी। क्या लिखा आ रहा है, सम धन न्यासी। तो इस माँ का क्या कर सकते हैं, अनुस्वार में लिख सकते हैं और या फिर इस ना के पांचवें में लिख सकते हैं। तो ना का पांचवा क्या होता है, खुद ना होता है। ना का पांचवा क्या होता है, खुद ना होता है। तो इसका संधि किस प्रकार से करेंगे, एक अपन कर सकते हैं सन न्यासी, इसके साथ में अनुस्वार, या फिर अपन लिख सकते हैं स अदाना अदाना और फिर यासी। क्या लिख सकते हैं, सन्यासी। ये सन्यासी शब्द शब्द शुद्धि की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। ये अक्सर अपन को परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है कि शुद्ध कौन सा है, अशुद्ध कौन सा है। वो अपन को इसी प्रकार से लिख कर देता है कि सन्यासी। अपन पढ़ते भी कैसे है, सन्यासी। अपन यहाँ पे नहीं देखते कि अनुस्वार है कि नहीं है, अपन कैसे देखते हैं, सन्यासी को सन्यासी देखते हैं। लेकिन यहाँ पे डबल ना होता है, आधा ना यहाँ पे दो बार आता है। ये आपका एकदम शुद्ध रूप है, एकदम शुद्ध रूप है। ये दोनों एकदम शुद्ध रूप माने जाएंगे। तो नियम क्या है, नियम कह रहा है कि माँ के बाद में क्या है, वर्गीय व्यंजन आए तो माँ का क्या करना है, माँ को या तो अनुस्वार में पहुंचा दो या फिर इस वर्गीय व्यंजन के पांचवें में पहुंचा दो। और यदि वर्गीय व्यंजन ना आकर अवर्गीय व्यंजन आता है, वर्गीय व्यंजन ना आकर अवर्गीय व्यंजन आता है, तब क्या करेंगे, तब आपको क्या करना है, इस माँ को सिर्फ और सिर्फ अनुस्वार में ही बदलना है। यहाँ पे पांचवा नहीं पहुंचाना। क्या करना है, अवर्गीय व्यंजन आने की स्थिति के अंदर आपको पांचवें में नहीं पहुंचाना है, सिर्फ किस में लिखना है, अनुस्वार में लिखना है। ये पांचवें में ना लिखने का इसका कारण क्या है कि अवर्गीय आ गया तो अपन पांचवें में क्यों नहीं लिख रहे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अवर्गीय व्यंजन के अंदर जैसे कि वर्गीय व्यंजन की बात करता हूं मैं, प, ह, ब, भ और म। ये क्या है, ये वर्गीय व्यंजन है। ये प वर्ग का वर्गीय व्यंजन है। ये क्या है, ये वर्गीय व्यंजन है। और वर्गीय व्यंजन क्यों है, क्योंकि ये पूरे पांच आ रहे हैं। और अवर्गीय व्यंजन की बात करो जैसे कि य, र, ल, व, तो ये वर्गीय व्यंजन है। इस प का पांचवा वर्ग कौन होता है, प का पांचवा वर्ग होता है म। प का पांचवा क्या होता है, म होता है। अगर मैं आपको कह दूं कि य का पांचवा वर्ग कौन सा है तो आप क्या जवाब देंगे। और यदि मैं आपसे कह दूं कि ल का पांचवा वर्ग कौन सा है, या फिर मैं आपसे कहता हूं कि र का पांचवा कौन सा है,
क्या आपको जवाब मिलेगा इसका? और यदि मैं आपसे कह देता हूं कि फ का पांचवा क्या है, तो आप झट से कह देंगे इसका पांचवा म है। और यदि मैं आपसे कहता हूं कि ब का पांचवा कौन सा है, तो आप झट से कह देंगे कि इसका म है। जब मैं आपसे पूछता हूं कि व का पांचवा वर्ग कौन सा है, चूंकि ये 4 शब्द लिखे जाते हैं इसीलिए इन्हें अवर्गीय व्यंजन कहते हैं। इनका पांचवा वर्ग होता ही नहीं है, इनका पांचवा वर्ग होता ही नहीं है। और यदि इनका पांचवा वर्ग होता तो फिर ये वर्गीय व्यंजन नहीं रहते। क्या नहीं रहते? ये वर्गीय व्यंजन नहीं रहते। ठीक है, तो पांचवा वर्ग इसका है ही नहीं, इसीलिए ये पांचवे में जाएगा भी नहीं। और जाएगा तो किस में जाएगा? ये म जाएगा सिर्फ अनुस्वार में। किस में जाएगा? सिर्फ और सिर्फ अनुस्वार में जाएगा। तो आगे आपके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण आपके सामने लिखा रहा है समधनि योजन। शब्द क्या लिखा रहा है? समधनि योजन। यहाँ पे अपन को देखने को मिल रहा है यह है, और यह के साथ में ओ की मात्रा है। यह के साथ में ओ की मात्रा है। से शब्द जन यथावत लिख दो। यहाँ पे अपन को देखने को मिल रहा है म है। म के बाद में म आती 2 चीजें याद में आती है कि वर्गीय है या फिर अवर्गीय है। वर्गीय है या फिर अवर्गीय है। जब यह को देखा तो ध्यान में आया कि ये वर्गीय नहीं है, ये अवर्गीय है। तो अवर्गीय होने की स्थिति में म का क्या करना है? इस म को अनुस्वार में बदलना है। म को किस में बदलना है? अनुस्वार में बदलना है। तो यहाँ पे इसको अनुस्वार में बदल दो। बस इसको अनुस्वार में बदलना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। बाकी जैसा है उसको वैसा का वैसा आपको लिखना है। तो शब्द क्या बन जाएगा? संयोजन आपका शब्द बन जाएगा। उसी प्रकार से आपके सामने लिखा रहा है समधनहार। क्या लिखा रहा है? समधनहार। म है, म के बाद में ह है, और ह में किसकी मात्रा? आ की मात्रा। तो ह क्या है? अवर्गीय व्यंजन है। ह क्या है? अवर्गीय व्यंजन है। तो ये म किस में चला जाएगा? ये म चला जाएगा अनुस्वार में। म किस में चला जाएगा? अनुस्वार में। और अनुस्वार में जब ये जाता है तो स के साथ में क्या लग जाएगा? ये अनुस्वार लग जाएगा। और शेष जो बचा हुआ है उसको आपको यथावत लिखना है। तो शब्द क्या बन जाएगा? संहार बन जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा? संहार शब्द बन जाएगा। आगे आपके सामने देखने को मिल रहा है समदंश है। समदंश है तो शब्द क्या बन जाएगा? संशय। शब्द क्या बन जाएगा? संशय। ये म किस में चला गया? ये अनुस्वार में आपका चला जाएगा। उसी प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है समधन शोधन। तो शब्द क्या बन जाएगा? संशोधन। शब्द क्या बन जाएगा? संशोधन। आगे आपके सामने लिखा आ रहा है समधन विधान। क्या लिखा आ रहा है? समधन विधान। वाक्य के अंदर किसकी मात्रा? ई की मात्रा। वाक्य के अंदर किसकी मात्रा? ई की मात्रा। और वह क्या है? अवर्गीय व्यंजन है। यहाँ पे अपन को देखने को मिल रहा है माँ, तो ये माँ किस में चला जाएगा? ये अनुस्वार में चला जाएगा। माँ किस में चला जाएगा? ये अनुस्वार में चला जाएगा। और शब्द क्या बन जाएगा? शब्द आपका बन जाएगा संविधान। शब्द क्या बन जाएगा? संविधान आपका शब्द बन जाएगा। आगे आपके सामने देखने को मिल रहा है समधनसार। तो इसका संधि क्या हो जाएगा? संसार। क्या हो जाएगा? संसार। आगे आपको देखने को मिल रहा है समधन रक्षक। तो शब्द क्या बन जाएगा? संरक्षक। क्या बन जाएगा? संरक्षक। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? वर्गीय और अवर्गीय संबंधी नियम के अंदर अपन ने पढ़ा। अपन ने क्या पढ़ा? एक बार इसको वापिस से देख लेते हैं। इसको एक बार वापिस से देख लेते हैं। नियम क्या कह रहा है कि माँ क्या है? माँ और माँ के बाद में यदि वर्गीय व्यंजन आता है, माँ के बाद में यदि वर्गीय व्यंजन आता है तो माँ किस में चला जाएगा? माँ चला जाएगा अनुस्वार में, या फिर इस वर्गीय व्यंजन के पांचवें में। क्योंकि वर्गीय व्यंजन का पांचवा होता है तो ये पांचवें में चला जा सकता है। चूंकि अवर्गीय के अंदर पांचवा नहीं होता तो माँ किस में रहेगा? अनुस्वार में ही रहेगा। अनुस्वार में तो ये दोनों में जाता है। इस वर्गीय व्यंजन के अंदर भी आप अनुस्वार में लिख सकते हैं और इस अवर्गीय व्यंजन के अंदर भी आप अनुस्वार में लिख सकते हैं। लेकिन वर्गीय व्यंजन के अंदर एक अतिरिक्त शर्त ये जुड़ जाती है कि ये अपने पांचवें में भी जा सकता है। क्योंकि वर्गीय व्यंजन का अपना पांचवा नहीं होता तो ये पांचवें में नहीं जाएगा। इतना सा नियम है। ठीक है, देखते हैं अगला नियम। अगला नियम किस प्रकार से बनेगा? अब अपन देखते हैं किस व्यंजन संधि के विविध नियम। व्यंजन संधि के विविध नियम। अभी तक अपन ने व्यंजन संधि के 13-14 नियम पढ़ लिए हैं और अभी देखते हैं कि इनके और अलग से क्या क्या नियम बन सकते हैं। और अलग से क्या क्या नियम बन सकते हैं, आइए देखते हैं।
एक नियम मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि म आए, म के बाद में क्या आता है, वर्गीय या फिर अवर्गीय व्यंजन आने पर उनके क्या नियम बनते हैं वो अपन ने देख लिए। और यदि कभी आपको मिल जाए कि म के बाद में क्या आए, म आए, म के बाद में म आए लेकिन म वर्गीय व्यंजन है, म वर्गीय व्यंजन है, तो इस शर्त के आधार पर ये म या फिर चला जाएगा अनुस्वार में, किस में चला जाएगा, अनुस्वार में, या फिर ये चला जाएगा अपने पांचवे में, किस में चला जाएगा, अपने पांचवे में। आपको क्या करना है कि इस शर्त के अंदर जब म के बाद में म आए तो इसको अनुस्वार में आपको नहीं पहुंचाना है, इसको सिर्फ आपको इस म के पांचवे में ही पहुंचाना है। इसके अंदर आप ये लिख सकते हैं, इसके अंदर आप क्या लिख सकते हैं, इसके अंदर आप ये लिख सकते हैं कि म के बाद में म आने पर, हालांकि म क्या है, वर्गीय व्यंजन है, म क्या है, वर्गीय व्यंजन है, बस आपको यहाँ पे क्या करना है, इसके पांचवे में ही पहुंचाना है, आपको पांचवे में ही पहुंचाना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर समझते हैं, समधनमय, समधनमय, तो आपको क्या लिखना है, इसका आपको वैसा का वैसा लिखना है, सममय, ठीक है। अब देखते हैं विविध नियम। ये विविध नियम के अंदर ना पढ़ते हुए आप इसको पिछले वाले नियम के अंदर पढ़ लेना। एक और नियम यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे नियम पढ़ते हैं अपन पहला, अहन का नियम। अहन, एन के बाद में कोई भी वर्ण आए, चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए, कोई भी वर्ण लिख दो यहाँ पे, कोई भी वर्ण आए, और कोई भी वर्ण के अंदर आपको एक वर्ण छोड़ना है, र, एक वर्ण आपको छोड़ना है, कौन सा, र, कि एन आए, अहन, ये शब्द आपको याद रखना है। अहन, अहन का मतलब क्या होता है, दिन होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है दिन, कि एन आए और एन के बाद में कोई वर्ण आए और वर्ण में भी रा को छोड़ना है। तो ये जो इसके अंदर ना देखने को मिल रहा है, ये ना, इस अहन में से, पूरे एन में से ये जो ना है, ये ना किस में बदल जाएगा, ये ना बदल जाएगा रा में, ये ना किस में बदल जाएगा, ये ना बदल जाएगा इस रा में। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, उदाहरण के तौर पर समझते हैं, अहन धन, अहन धन निशा, अहन धन निशा। अहन का मतलब क्या हो जाता है, अहन का मतलब हो जाता है दिन, और निशा का मतलब क्या हो जाता है, निशा का मतलब हो जाता है रात, निशा का मतलब क्या हो जाता है, रात हो जाता है। अब नियम क्या कह रहा है, नियम कह रहा है कि एन आए और एन के बाद में कोई भी वर्ण आए लेकिन रा के अलावा, तो यहाँ पे कौन सा वर्ण है, ना है, और ना के साथ में ई की मात्रा है, तो वर्ण कौन सा है, ना है। तब ये जो ना है, ये ना किस में चला जाएगा, ये ना चला जाएगा रा में, ये ना किस में चला जाएगा, ये ना में चला, रा में चला जाएगा, और आपका शब्द क्या बन जाएगा, शब्द आपका बन जाएगा अहर, और रा हलंत के साथ में है तो ये नी के ऊपर चला जाएगा, और शब्द क्या बन जाएगा, अहरनिश, शब्द क्या बन जाएगा, अहरनिश, आपका नया संधि से शब्द बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अहरनिश, आपका नया शब्द बन जाएगा। एक अतिरिक्त उदाहरण देखते हैं, आपके सामने लिखा है अहन, अहन के साथ में कौन है, अहन के साथ में यदि रा के अलावा कोई भी वर्ण आता है, अहन के साथ में यदि कोई भी अलग वर्ण आता है रा के अलावा, तो इस ना का क्या हो जाएगा, इस ना का रा में परिवर्तन हो जाएगा, इस ना का किस में परिवर्तन हो जाएगा, इस रा में परिवर्तन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या शब्द बचा, यहाँ पे शब्द बचा अ और ह, और इस ना का तो रा हो गया। आगे आपके सामने क्या लिखा आ रहा है, ये लिखा आ रहा है अहन, क्या लिखा आ रहा है, अहन लिखा आ रहा है, और इसमें इस ना का कुछ विशेष परिस्थिति के कारण इसका भी लोप हो जाएगा, ठीक है। तो शब्द इस आ की मात्रा अब इस रा के साथ में जुड़ जाएगी, इस रा के साथ में आ की मात्रा जुड़ जाएगी, तो शब्द क्या बन जाएगा, अह रह, शब्द क्या बन जाएगा, अह रह। क्या नियम क्या है, नियम कह रहा है बस इतना सा कि अहन आए, अहन के साथ में कोई भी वर्ण आए लेकिन रा के अलावा, रा के अलावा कोई भी वर्ण आए, तो ये जो ना है, इस एन के अंदर जो ना है, ये ना किस में बदल जाएगा, ये ना बदल जाएगा रा में, ना किस में बदल जाएगा, रा में बदल जाएगा। रा पूरा नहीं है, ये शुद्ध रा है, इसके साथ में किसी भी प्रकार का कोई स्वर नहीं है। कर लेंगे संधि इसकी। क्या नियम है, नियम बस इतना सा है कि अहन आए और एन के साथ में कोई भी वर्ण आता है लेकिन रा के अलावा,
तो ना किस में बदल जाएगा, इस रा में बदल जाएगा। अब यहाँ पे अपन ने इस रा को छोड़ दिया तो इसका भी कुछ नियम होगा। आइए देखते हैं उस नियम को, उस नियम को देखते हैं। नियम क्या है, कौन सा छोड़ा अपन ने कि मैंने बोला कि अन आए, क्या है, एन आए और एन के साथ में कोई वर्ण आए, लेकिन र को आपको छोड़ना है, र को आपको छोड़ना है। चलिए एक बार इस र के साथ में रख के देखते हैं कि इसका क्या नियम बनेगा। मैं इस अहन को थोड़ा सा टुकड़े करके लिखता हूँ, इस अहन को मैं टुकड़े करके लिखता हूँ। अ है, अ के साथ में ह है, ह के साथ में आ की मात्रा और फिर कौन है, ये न है। ये मैंने क्या लिखा, ये मैंने अहन लिखा है। ये जो यहाँ पे अहन लिखा हुआ है इसके मैंने टुकड़े कर दिए। ये इस ह के साथ में किसकी मात्रा, इस आ की मात्रा, इस आ की मात्रा है। और आगे आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये ना देखने को मिल रहा है, तो मैंने यहाँ पे ना लिख दिया। अब नियम क्या कह रहा है कि एन के साथ में यदि, एन के साथ में यदि र आता है, एन के साथ में यदि र आता है तो क्या होगा, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, इन दोनों का हो जाएगा ओ। इन दोनों को क्या हो जाएगा, इन दोनों का हो जाएगा ओ। नियम अभी अपन ने क्या पढ़ा, एन का नियम। एन का नियम अपन ने पढ़ा कि एन आए और एन के साथ में कोई वर्ण आता है लेकिन र के अलावा, तो इस एन में से जो ना है ये ना किस में चला जाएगा, ये ना चला जाएगा र में। अगला नियम अपन क्या पढ़ रहे हैं कि एन के साथ में यदि र आता है, एन के साथ में यदि र आता है तो ये जो अ और ना है, ये जो अ और ना है ये दोनों किस में बदल जाएंगे, ये दोनों बदल जाएंगे ओ में। ये दोनों किस में बदल जाएंगे, ओ में। आइए समझते हैं उदाहरण के तौर पर। शब्द मैं आपके सामने लिखता हूं एन, और एन के साथ में कौन, रात्र। लेकिन अपन रात्र को क्या लिखते हैं, रात्रि। क्या लिखते हैं, रात्रि लिखते हैं। एन, एन के साथ में रात्रि, तो यहाँ पे अपन को क्या देखने को मिल रहा है, र देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, र देखने को मिल रहा है। तो नियमानुसार र होने पर इस अन में से इस ह का यहाँ पे अ निकल जाएगा और यहाँ से ना निकल जाएगा। इन दोनों का क्या हो जाएगा, इन दोनों का हो जाएगा ओ। इन दोनों का क्या हो जाएगा, ओ। यहाँ पे शेष क्या बचा, अ बचा। अ के साथ में ये हलंत के साथ में ह बचता है और इस अ और ना का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। और आगे आपके क्या लिखा आ रहा है, रात्रि लिखा आ रहा है। क्या लिखा आ रहा है, रात्रि लिखा आ रहा है। इस ओ की मात्रा अभी इस ह के साथ में जुड़ जाएगी। इस ओ की मात्रा किसके साथ में जुड़ जाएगी, इस ह के साथ में जुड़ जाएगी और शब्द क्या बनेगा, अहोरात्र। शब्द क्या बनेगा, अहोरात्र बनेगा। जब अपन अहोरात्र इसका संधि करते हैं तो इसके साथ में ई की मात्रा नहीं आएगी, इसकी ई की मात्रा नहीं आएगी। जिस प्रकार अपन ने यहाँ पे इस ना का लोप किया, इस ना का लोप किया, उसी प्रकार से आपको इस री का यहाँ पे लोप करना है। क्या करना है, इस ई की मात्रा का लोप करना है। तो आपको ये शब्द शुद्धि के अंदर इन शब्दों को ध्यान रखना है। ये शब्द शुद्धि के बहुत अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। अहोरात्र लिखा जाता है या फिर अहोरात्रि लिखा जाता है। ठीक है, एक अलग नियम की बात करें तो एक और नियम लिखते हैं। मैंने आपको शुरुआत के अंदर आपको बताया था कि एक संधि अपने दीर्घ संधि के अंदर अपने पढ़ा था कि राम धन अयन। क्या पढ़ा था कि राम धन अयन, इसका संधि क्या होता है, इसका संधि होता है रामायण। क्या होता है, रामायण। यहाँ पे तो अपन को ना देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, ना देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ना का किस में बदल गया, ये ना में बदल गया। ये ना किस में बदल गया, ये ना में बदल गया। ये किस परिस्थिति में बदलता है, किस परिस्थिति के अंदर ये नहीं बदलता। तो आपको बस 4 शब्द याद रखने हैं, 4 व्यंजन याद रखने हैं। एक आपको रखना है ई स्वर याद रखना है, एक आपको रखना है या र, और एक आपको याद रखना है स। एक आपको याद रखना है स, एक आपको याद रखना है र याद रखना है, री याद रखना है, स याद रखना है। और र में भी दोनों र याद रखना है, मतलब कि स्वर के साथ में और स्वर के साथ में नहीं, स्वर रहित और स्वर सहित, ये दोनों आपको याद रखने हैं। जब किसी भी शब्द के अंदर ये चारों शब्दों में से कोई एक, इन चारों व्यंजनों में से कोई एक व्यंजन मिलता है, तब इस न का ना में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो इस न का ना में परिवर्तन हो जाता है। तो किस प्रकार से, जैसे कि मैं शब्द लिखता हूं
प्रधन नाम, प्रधन नाम। यहाँ पे क्या है, प के साथ में क्या है, र है, और र के साथ में आ की मात्रा। तो यहाँ पे अपन को क्या मिला, र मिला। तो र मिला तो ये ना का किस में बदल जाएगा, ये ना में बदल जाएगा। ये ना किस में बदल जाएगा, ये ना में बदल जाएगा, और शब्द क्या बनेगा, प्रणाम। ठीक है, ये थी अपनी व्यंजन संधि। ये अपन ने अभी तक देखे व्यंजन संधि के नियम। एक बार अपन व्यंजन संधि के सारे नियमों को देख लेते हैं, स्वर संधि के सारे नियमों को देख लेते हैं। फिर अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि को अपन 2 या 3 क्लासों के अंदर पूरी करने की कोशिश करेंगे। आपका समय ज्यादा लग रहा है, लेकिन आपका एक एक नियम भेद बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, अच्छी चीजों के लिए थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, इस बात को आप हमेशा ख्याल रखें कि अच्छी अच्छी चीजों को प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा टाइम का निवेश आपको करना पड़ेगा, समय का निवेश आपको करना पड़ेगा। अगर आप जितना शॉर्टकट दौड़ेंगे, चीजें उतनी ही आपको शॉर्टकट में प्राप्त होगी। कुछ बड़ी चीजें चाहिए तो आपको समय का इन्वेस्टमेंट भी बड़ा करना पड़ेगा, समय का निवेश भी आपको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं सारे नियम को। आज अपन ने पढ़ी व्यंजन संधि। कौन सी पढ़ी, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के नियम देख लेते हैं। एक बार यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ स्वर संधि के क्या क्या नियम बने, स्वर संधि के किन किन को नियम याद हुए। स्वर संधि के अपने प्रकार पढ़े 5। कितने प्रकार पढ़े, 5 प्रकार पढ़े। सबसे पहला प्रकार क्या पढ़ा, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपको एक शब्द याद रखना है कि सजातीय स्वर, सजातीय स्वर। तो इनका क्या हो जाएगा, जैसे कि अ का सजातीय क्या होता है, आ होता है, तो इनका दोनों का मेल से शब्द क्या बनता है, आ बनता है। इस प्रकार से अपन ने दीर्घ स्वर संधि के नियम देखे। फिर अपन ने अगली स्वर संधि के अंदर प्रकार पढ़ा था गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि का नियम क्या कहता है कि अ या आ के बाद में, अ या आ के बाद में क्या आए, ई आए या उ आए या री आए, तो क्रमशः इनका क्या हो जाएगा, ए ओ अर। क्या हो जाएगा, ए ओ अर हो जाएगा। दीर्घ स्वर संधि पढ़ी। दीर्घ स्वर संधि कहती है कि सजातीय स्वर आने चाहिए। गुण स्वर संधि कहती है कि अ या आ के बाद में ई उ री आता है, तो ए ओ अर इनका बदल जाएगा, ए ओ अर में बदल जाएंगे। फिर अपने अगला प्रकार पढ़ा था वृद्धि संधि। क्या पढ़ा, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि क्या कहती है कि अ या आ के बाद में, अ या आ के बाद में क्या है, ए आई ओ और क्या है, औ आए, तो ये किस में बदल जाएंगे, अपने दीर्घ रूप में बदल जाएंगे। ये किस में, ये दोनों किस में बदल जाएंगे, ये दोनों बदल जाएंगे आई में, और ये दोनों किस में बदल जाएंगे, ये दोनों बदल जाएंगे औ में। ये दोनों किस में बदल जाएंगे, औ में बदल जाएंगे। फिर अगला प्रकार अपने पढ़ा यण स्वर संधि का। क्या पढ़ा, यण स्वर संधि का। यण स्वर संधि का नियम क्या कहता है कि ई उ और री, इनके बाद में क्या आए, असमान स्वर आए। इनके बाद में क्या आए, असमान स्वर आए, असमान स्वर आए, तो इनका क्या हो जाएगा, य व और र हो जाएगा। सबको नियम अच्छे से याद है ना स्वर संधि के। दीर्घ स्वर संधि क्या कहती है कि सजातीय स्वर आने चाहिए। गुण संधि क्या कहती है कि अ या आ के बाद में क्रमशः ई ओ री आता है, तो ए ओ अर हो जाएगा। फिर अपन पढ़ा वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि का नियम क्या कहता है कि अ या आ के बाद में ए आई ओ औ आता है, तो इनका क्रमशः क्या हो जाएगी, इनके अंदर वृद्धि हो जाएगी। ए आई का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ओ औ का क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। फिर अपन ने बात की यण स्वर संधि की। किसकी बात की, यण स्वर संधि की। यण स्वर संधि क्या कहती है कि ई उ री के बाद में असमान स्वर आता है, तो य व र में बदल जाएंगे। फिर अपन पढ़ा अयादि संधि। क्या पढ़ा, अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि का नियम क्या कहता है कि ए आई ओ और औ, ए आई ओ औ, इनके बाद में यदि असमान स्वर आते हैं, इनके बाद में यदि असमान स्वर आते हैं, तो आई का क्या हो जाएगा, आई का हो जाएगा आय, आई का क्या, ए का क्या हो जाएगा आय, आई का क्या हो जाएगा आय, एक आई का क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, ओ का क्या होगा औ, और औ का क्या हो जाएगा आव हो जाएगा। ये थी स्वर संधि के 5 प्रकार और 5 प्रकार के नियम। फिर अपन ने शुरुआत की थी व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि के अंदर अपन ने 3 चीजें पहले अपन ने सीखी कि वर्गीय व्यंजन क्या होते हैं, अवर्गीय व्यंजन क्या होते हैं।
अल्प प्राण क्या होता है, मा प्राण क्या होते हैं। फिर अपन ने सीखा कि सघोष कौन से होते हैं, अघोष कौन से होते हैं। पहला नियम अपन ने क्या पढ़ा कि पहला आए, पहले के बाद में सघोष आए तो पहला किस में बदल जाएगा, तीसरे में बदल जाएगा। और सघोष में भी दो चीजों को छोड़ना है। कौन सी दो चीजों को छोड़ना है, आपको छोड़ना एक ह और एक छोड़ना है आपको पंचम वर्ग। जब अपन इन दोनों को छोड़ा तो इनका क्या अलग से नियम बनता है, आइए देखते हैं कि पहला आए, पहले के बाद में ह आता है तो पहला तो तीसरे में बदल जाएगा, लेकिन ह क्या करेंगे, ह को आप इसको तीसरे के चौथे में बदलना है। फिर अगला नियम क्या कह रहा है, अगला नियम कह रहा है कि पहला आए, पहले के बाद में क्या आए, ये पंचम वर्ग आए तो ये पहला किस में बदल जाएगा, इसके पांचवें में बदल जाएगा। फिर अपने अगला नियम पढ़ा कि तीसरा आए और तीसरे के बाद में क्या आए, तीसरे वर्ग के बाद में अघोष आता है तो ये तीसरा पहले में बदल जाएगा। लेकिन अघोष में भी एक स्थिति को आपको छोड़ना है, किसको, स्थ को छोड़ना है। जब स्थ को छोड़ा तो स्थ का अलग क्या नियम बनेगा, आइए देखते हैं कि तीसरा तो अपने पहले में बदल जाएगा, लेकिन इस स्थ में से इस स का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। स का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। फिर अगला नियम अपन ने पढ़ा कि स्वर आए, स्वर के बाद में छ आए तो किसका आगमन होता है, च का आगमन होता है। स्वर आए, स्वर के बाद में छ आता है तो आगमन किसका, च का आगमन होता है। फिर अगला नियम अपन ने पढ़ा कि त आए, त के बाद में छ आए तो इन दोनों के मेल से जो नया शब्द बनता है क्या बनता है, च छ बनता है। त के बाद में क्या है, छ आए, उसी प्रकार त के बाद में स आए, त के बाद में स आए तो इन दोनों के मेल से क्या शब्द बनता है, च छ बनता है। अगला नियम क्या पढ़ा, अगला नियम पढ़ा कि त या दा के बाद में, त या दा के बाद में चज, टड, ड, न, ल आए तो क्रमशः इनका हो जाता है चछ, जज, टट, डड, दद्द, नन्ना और लल्ल। इस प्रकार से इन शब्दों के अंदर परिवर्तन होता है, इनके अंदर विकार होता है। अगला नियम अपन ने पढ़ा कि री आए और री के तुरंत बाद में यदि द आता है, री के तुरंत बाद में यदि द आता है और द के बाद में यदि म आता है, संधि के नियम के अनुसार इस धन के बाद में यदि म आता है तो इस द का क्या हो जाएगा, इस द का ण में परिवर्तन हो जाएगा। इस द का किस में परिवर्तन हो जाएगा, ण में परिवर्तन हो जाएगा। अगला नियम अपन ने क्या पढ़ा, अगला नियम पढ़ा कि स्वर आए, स्वर के बाद में क्या आए, स आए, स्वर आए, स्वर के बाद में क्या आए, स आए तो ये स किस में बदल जाएगा, ये स बदल जाएगा षटकोण में। सड़क वाला स है, षटकोण वाले स में बदल जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे दो स्वरों को छोड़ना है, एक आपको छोड़ना है अ और आ। यहाँ पे दो स्वर छोड़ दिए, इनके अलावा शेष कोई भी स्वर आता है और उनके बाद में यदि दंत्य सा आता है तो दंत्य सा किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य सा में बदल जाएगा। अगला नियम अपन ने पढ़ा, अगला नियम क्या पढ़ा कि स्वर आए और स्वर के बाद में स्थ या फिर स्न आए, स्थ आए या फिर स्न आए तो स्थ किस में बदल जाएगा, स्ठा में बदल जाएगा और स्न किस में बदल जाएगा, स और न में बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी आपको अ और आ के अलावा स्वरों की बात करनी है। फिर अगला नियम अपन ने पढ़ा, अगला नियम पढ़ा उपसर्ग का नियम, उपसर्ग का नियम। उपसर्ग भी कौन से, दो उपसर्ग। कौन से उपसर्ग, सम और परि। नियम क्या है कि सम के बाद में क्रि धातु आए, सम के बाद में क्रि धातु आए तो किसका आगमन हो जाएगा, सा के, सम के अंदर कौन सा सा है उसी सा का आगमन करना है। यहाँ पे कौन सा सा है, दंत्य सा है तो आगमन भी किसका, दंत्य सा का आगमन हो जाएगा। फिर दूसरा नियम क्या है कि परि आए, परि के बाद में क्रि धातु आए तो मूर्धन्य सा का आगमन हो जाएगा। फिर अगला नियम अपन ने पढ़ा वर्गीय और अवर्गीय व्यंजन का नियम, वर्गीय और अवर्गीय व्यंजन संबंधी नियम। नियम क्या कह रहा है कि म आए, म के बाद में वर्गीय व्यंजन आए, म आए, म के बाद में वर्गीय व्यंजन आए तो म किस में बदल जाएगा, म या तो फिर बदल जाएगा अनुस्वार में या फिर इस वर्गीय व्यंजन के पांचवें में चला जाएगा। और यदि अवर्गीय व्यंजन आता है तो सिर्फ ये अनुस्वार में रहेगा। फिर इसका अवर्गीय व्यंजन का चूंकि पंचम वर्ग होता ही नहीं है तो ये पंचम वर्ग में बदलेगा ही नहीं और ये किस में रहेगा, ये अनुस्वार में बदल जाएगा। कौन, ये म। ये थे नियम अभी तक अपन ने व्यंजन संधि के अंदर पढ़े। सारे नियमों को अपन ने बेहद अच्छे तरीके से देख लिए। कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे विसर्ग संधि और व्यंजन संधि के कुछ विविध नियम के अंदर मैंने आपको बताए कि एहन का नियम क्या बनेगा। एहन का नियम क्या है कि एन के बाद में कोई वर्ण आता है तो न है वो किस में बदल जाएगा, र में बदल जाएगा। और यदि एन के बाद में र आता है तो इस
अ और ना का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अ और ना का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। इस प्रकार से अपन ने व्यंजन संधि के सभी नियमों को अच्छे उदाहरणों के साथ में पढ़ा। एक बार दोनों संधियों का अपन ने बेहतर तरीके से रिवीजन किया। ठीक है, तो कल की क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि की आपकी 2 क्लासें होगी। 2 या 3 क्लासों के अंदर अपन संधि को, अगली 2 या 3 क्लासों के अंदर संधि को पूरा करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।